हेलो नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज चैत्र नवरात्रि की स्थापना है, पहला दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। ठीक है, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और तटीय मैदान और द्वीप समूह, तीन अपने टॉपिक रह गए थे, तीन हमने पढ़ लिए थे। यानी कि उत्तर के पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जाना, अपने उत्तर के मैदानों के बारे में जाना और भारतीय मरुस्थल के बारे में अपने जानकारी ली। आज की इस कक्षा में तीन बचे हुए टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपना अध्याय वही चल रहा है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूप में अपना टॉपिक कौन सा चलेगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यही चलेगा। चलो जी, समझ लो इसको फटाफट से, समझते हैं ना। इधर देखना, अब ये मैं अपने भारत का एक रफ मैप ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ये मैंने एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया अपने इंडिया का, है ना। ये अपने भारत का क्या है, एक रफ मैप है। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं अपन ने किन किन चीजों को पढ़ लिया। यहाँ पे जो पर्वत थे उनके बारे में जानकारी ले ली, इधर जो मरुस्थल वाला भाग था उसको पढ़ा अपन ने, और यहाँ पे जो मैदान था कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे तो देखना एक चीज, अपना ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, एक इधर एक पर्वत श्रृंखला आती है। क्या आती है? पर्वत श्रृंखला। नाम है उसका अरावली पर्वतमाला। क्या आती है? अरावली, अवराल, अरावली आएगा, गलत लिख दिया, अरावली। ठीक है, जो कि अपने गुजरात से दिल्ली तक जा रही है, ये रायसीना की पहाड़ियों तक। यहाँ पे अरावली आ गया अपने। उसके बाद यहाँ पे अपने आता है मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य पर्वत, और एक आता है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत, और ये आ गया अपना सतपुड़ा पर्वत। इन चीजों को ध्यान रखना ना, मैप में पता होना चाहिए सतपुड़ा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आपको। अब जो सतपुड़ा है, इसके ऊपर से इधर से तो आ रही है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, और इधर से आ रही है ताप्ती नदी। ऐसे दो नदी आ रही है। विंध्य पर्वत के ऊपर यानी कि पठार जो है अपना, कुछ भाग यहाँ पे आता है अपने पठार का। ठीक है, थोड़ा सा वैसे मैप में लग रहा है भी ज्यादा हो गया यहाँ पे, आप कहोगे यहाँ पे तो अपने मैदान थे, मैदान भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ भाग आता है पठार का, और कुछ भाग अपने नीचे की ओर आता है यहाँ पे पठार का वो बड़ा भाग, है ना। तो ऐसे दो पठार का ये पूरा हिस्सा है। मैदानों के अंदर भी थोड़ा बहुत पठार मिलता है ना, है अपन ये कहें। पर मैप में आपको लगेगा कि यार यहाँ से तो पूरा ही साफ कर दिया, मैदान वाला हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आप जब अपन पैमाने पर आधारित मानचित्र देखते हैं, उसके अंदर अपने को यहाँ पे पठार देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है उच्च भूमि। उच्च भूमि या फिर मध्य उच्च भूमि के नाम से उसे जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि। अगर आपके पास बुक है तो बुक को खोल के देखना, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। और उसका विभाजन किसके द्वारा किया गया है? एक तो नर्मदा नदी, या फिर अपन कहे विंध्य पर्वत के द्वारा। यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर के पठार को अपन ने क्या कहा? मध्य उच्च भूमि। और नीचे का जो दक्षिण वाला जो पठार था, इस दक्षिण वाले पठार भाग को अपन ने क्या कहा? दक्कन का ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप, ये नाम दिया अपन ने इसको। इतनी बात समझ में आई। चलो जी, आगे देखो। अब जो ये मध्य उच्च भूमि थी, मध्य उच्च भूमि है, इसको मुख्यतः चार भागों में बांटा। कितने भागों में? चार भागों में। अब चार भाग कौन कौन से आ गए? तो देखो, पहला वाला जो आता है ये वाला पश्चिम में है, इसे तो कहा मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसका कुछ भाग अपने राजस्थान में भी आता है, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक, वो मालवा का ही पार्ट है। उसके बाद आता है बीच वाला, ये बुंदेलखंड आ गया, और ये वाला आ गया बघेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। जो लास्ट में है, ये पूर्व के और लास्ट में, ये है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार, ये वाला छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब एक चीज समझना है इसके अंदर, मुख्य क्या चीज समझने वाली, जैसे ये अपने छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मान के चल रहे अपन, ये कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। मैंने CN लिख दिया इसको ना,
यहां से एक नदी बहती है, छोटा नागपुर के पठार से होते हुए जाती है, भ्रंश घाटी में बहती है एक नदी यू, और इसको दो भागों में बांटते हुए जाती है। नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी ने? दामोदर नदी क्या करती है, छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटते हुए चलती है और भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब दो भागों में बांटती है तो इसके अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, वो कहलाता है रांची का पठार। कौन सा पठार? रांची का पठार। ये आपकी बुक में नहीं है पर मैं बता रहा हूं आपको। और नीचे वाला जो होगा वो होगा हजारीबाग। हजारीबाग। ठीक है, दामोदर नदी के द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया, भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, दो भागों में बांटा, उत्तर वाला रांची का पठार और दक्षिण वाला हजारीबाग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जी सर, रख लेंगे, समझ आ गई बात हमें। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? मध्य उच्च भूमि की। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन दक्कन वाले ट्रैप की। ठीक है, मुख्य रूप से अगर आपसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कोई जानकारियां लेना चाहिए, ये तो अपन इसके अंदर की बातों को खंगाला है ना। अगर आपसे कहे कि ले दो चार बातें मेरे को तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बता, तो आप क्या कहोगे? भारत के दक्षिण में है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है। ठीक है, और त्रिभुजाकार है। कौन सा आकार है? त्रिभुजाकार है। ये लो जी, ये बातें आप उनको बता देना जी। चलो, अब अपन बात करते हैं किसकी? दक्कन के ट्रैप की। एक बार मैं इनको सबको मिटा देता हूं, है ना। इसको ध्यान रखना आप, किनको? अरावली को। भाई अरावली कहाँ है? ये रही अपना सतपुड़ा, इधर एमपी में भी आता है, अपने छत्तीसगढ़ में भी जा रहा है। इसकी कुछ पहाड़ियां अपने बिहार छत्तीसगढ़ में भी आती है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है। यहां से इसका जो पूर्वी विस्तार है छत्तीसगढ़ में भी है, अपने बिहार में भी है। वो अलग बात है, वो आपके लेवल से थोड़ा सा अपर हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि बुक का तो कुछ पढ़ा नहीं रहा और बाहर का दे रहा है ज्ञान, है ना। तो थोड़ा सा अपन बुक से रिलेट करते चलेंगे चीजों को। चलो जी, एक बार मैं इन सबको साफ करता हूँ ना, क्योंकि अब मध्य उच्च भूमि हो गई अपनी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको मध्य उच्च भूमि के बारे में, बाकी चीजें मत ध्यान रखना ना। बस आपको ध्यान रखना है अरावली कहाँ है, विंध्य कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, ताप्ती कहाँ है ना। अब थोड़ा सा अपन नीचे की चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो जी, यहां से मैं भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा ही बना रहा हूं। कौन सा हिस्सा बना रहा हूं? प्रायद्वीपीय हिस्सा। ये लो, बना दिया ना मैंने। अब यहां से सुनना थोड़ी सी बात काम की। काम की बात क्या है वो देखो। ठीक है, ये अपने भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है। अब इसके पश्चिम की ओर यहां पे ये तो हो गया तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो क्या हो गए? तटीय मैदान जिसे अपन कहते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी जस्ट उनको। ये हो गए तटीय मैदान। ठीक है भी, इससे पहले आता है अपने यहाँ पे इनकी जो बाउंड्री होती है, भाई कहां से तटीय मैदान शुरू हो रहा है, तो यहां पे अपने पास आता है क्या? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है भाई, यहां पे अपने नीलगिरी की पहाड़ी आ जाती है। ठीक है, अब जो मैंने लाल पेन से जो चीजें ड्रॉ की है, जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये कोई लाइन नहीं है। क्या नहीं है? लाइन नहीं है। तो फिर क्या है? ये लाइन नहीं है मेरे दोस्त, ये लाइन के अलावा भी और कुछ भी है। वो क्या है तो समझो। ये तो है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ठीक है, लाल लाइन है ना, ये पश्चिमी घाट है। और जो ये इधर वाली लाल लाइन है, ये है पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों के बीच में ये जो है शेष जो स्थान है, ये है अपना क्या? ये जो स्थान बच गया शेष, ये है अपना दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप। ये लो जी, इतनी बात आई समझ में? जी सर, आ गई समझ में। पश्चिम घाट के पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान। अभी तटीय मैदानों को छोड़ दो, एक बार के लिए मैं इस लाइन को यहां से इनको साफ कर देता हूं ना। इनको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, अभी नेक्स्ट अपन इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस थोड़ी देर के लिए।
ठीक है, वैसे याद रखना, बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इन चीजों को समझने के लिए। एक चीज बताऊं आपको मैं, फैक्ट वाली, अपने दक्षिण भारत में जितनी भी नदियां हैं ना, अधिकांश नर्मदा नदी को छोड़ दो, ताप्ती को छोड़ दो, एक दो और नदियां हैं, मुख्य तो नर्मदा ताप्ती है, इनके अलावा अधिकांश नदियां क्या करती है, पश्चिम घाट से तो निकलती है और अपने बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट में गिरती है जाके। अब इधर से जितनी भी नदियां निकलेगी, अब यहां से होके गुजरेंगी, गुजरेगी ना, अब यहां से होके गुजरती है तो अपने साथ इस पूर्वी घाट को, इस पर्वत को क्या करती है, काटते हुए ले जाती है। तभी तो ये पूरा कटा छटा है बीच में से, ये अपन कह सकते हैं लगातार नहीं है पूर्वी घाट, इसके बजाय इसकी तुलना में जो पश्चिमी घाट है ये क्या है, लगातार है, क्योंकि इसका अपन कहें ढाल किस साइड है, ये थोड़ा सा नीचा है और ये थोड़ा सा ऊंचा है, यानी कि ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई आदि, कुछ नदियां हैं जो कि अपने अरब सागर में गिरती है, मगर एक दो नदियों से क्या होता है, पर अधिकांश जितनी भी नदियां होती है वो सारी जाके इस साइड गिरती है। अब इस साइड गिरेंगी तो पश्चिम घाट में क्या करेंगी, कटाव करेंगी, अपर्दन करेंगी उसका। तो पश्चिमी पूर्वी घाट क्या है अपना, कटा छटा है, लगातार नहीं है। इसकी तुलना में जो पूर्वी अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिम घाट क्या है, लगातार है, ऊंचा है, मजबूत है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, पश्चिम घाट की ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई लगभग 900 से अपने को 1500 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई की बात कर रहा हूं, 900 से 1500 मीटर हाईएस्ट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करो इसकी, वैसे अगर अपन बात करें तो एक आती है इसकी सबसे अपने यहाँ पे अन्नामलाई में अन्नाई मुड़ी चोटी है, डोडा बेटा है, ये 2600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, मगर औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 900 से 1500 मीटर। पूर्वी घाट की यहाँ पे जितने भी पहाड़ है ना, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, बस लास्ट 600 मीटर। इसकी एक यहाँ पे आता है ओडिशा के अंदर एक पर्वत आता है महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी, जिसकी जरूर है कितनी, 1501 मीटर हाईएस्ट ऊंचाई, बस बाकी सारे क्या है 600 मीटर से नीचे के हैं। तो ये इनकी बातें हो गई थोड़ी सी पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, जी सर रख लेंगे। चलो अब अपन थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं, इसकी, जो आपकी बुक में है ना, बस उतना ही पढ़ेंगे अपन, ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। और मैं जहां तक मुझे लगता है यार थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा बताना चाहिए यहाँ पे, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका निर्माण, इसका निर्माण देखना, आग्नेय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है, रूपांतरित शैलों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है, आग्नेय रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। यहीं से यहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है रेगुर मृदा, इसका अन्य नाम है। एक नाम इसे कहा जाता है काली कपास मृदा, काली कपास मृदा। क्यों कहा जाता है काली कपास मृदा, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये कपास की फसल में क्या होती है, बहुत ही लाभदायक है। यानी कि काली मिट्टी में और कोई फसल हो या ना हो, मगर कपास की फसल बहुत ही शानदार होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है पठार वाली चीजों के बारे में। ठीक है, दक्कन ट्रैप अपन यहाँ पे कौन अपना था, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का उत्तर में मध्य उच्च भूमि, उच्च भूमि को कितने भागों में बांटा अपन ने, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है वो भी पठार है, और एक छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण वाले भाग के अंदर अपने पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, चोटी है, पर्वत है, वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। हाईएस्ट अगर अपन इनकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इनकी लगभग कितनी होती है, 600 मीटर के आसपास ही होती है। ठीक है, जहां पे अपने केरल के अंदर एक पर्वत आता है अन्नाई मुड़ी, क्या आता है, अन्नाई मुड़ी केरल के अंदर। ठीक है, अन्नाई मुड़ी पर्वत है केरल के अंदर। वैसे पहाड़ी का नाम तो है अन्नामलाई, और उसकी एक चोटी आती है अन्नाई मुड़ी, जो कि अपने
दक्षिण भारत की और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत है और उसकी एक चोटी है अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी केरल के अंदर है ये, अन्नामलाई के अंदर। अन्नामलाई तो पहाड़ी है और उसकी चोटी है अन्नाई मुडी, केरल के अंदर है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी। पश्चिम घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात कर लिए अपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, मुख्य मुख्य बातें। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन किसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो अपन जानकारी लेंगे अपने तटीय मैदानों के बारे में। इसको मैं अंदर से थोड़ा सा साफ कर देता हूं, इधर से। कुछ पठार वाले भाग अपने, जैसे अपने मेघालय में है शिलोंग का पठार, असम में है कार्बी एंगलोंग, उधर ही है उत्तरी कचार की पहाड़ियां। ठीक है, जैसे बना के दिखाऊं आपको, ये असम वाला पोर्शन आ गया, ये आ गया, ऐसे आता ना अपना भारत। ठीक है, ये भूटान और ये अपने भारत का पूर्वी हिस्सा बनाया मैंने। ठीक है, यहां पे अपने पास आता है एक पठार जिसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। यहाँ पे शिलोंग का पठार, इसके पास में कार्बी एंगलोंग का पठार आता है असम के अंदर। ठीक है, कार्बी एंगलोंग। ठीक है, वहीं आता है शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। इसमें पता है क्या होता है, शिलोंग के पठार में थोड़ी सी बात बताऊं आपको, एक अच्छी वाली बात है। जैसे ये पठार है ना, अब इसके चारों ओर यहां पे ऐसे पर्वत श्रेणियां है, 1 2 3 ऐसे पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं गारो खासी जयंतिया। क्या बोलते हैं? गारो खासी जयंतिया। ये पठार है, इसके चोटियां अपन बोल सकते हैं कि चोटियां हैं। गारो, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। अब तीनों पहाड़ियां हैं तो जैसे बादल आएंगे बरसात करने इधर इधर। ठीक है, बादल बरसात करने इधर अंदर घुस गए, अब इधर पर्वत इधर पर्वत इधर पर्वत, अब कहां से निकलेगा? तो यही टकरा के क्या करते हैं? बरसात करते हैं। और अपने विश्व की सबसे ज्यादा बरसात भी यहीं पे होती है। मानसीनराम, चेरापूंजी, सुना है नाम? चेरापूंजी, यहाँ पे होती है सबसे ज्यादा बरसात। ठीक है, यहीं पे शिलोंग की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी खासी की पहाड़ियों में होती है सबसे ज्यादा। ये जगह भी यहीं पे है, खासी की पहाड़ियों में। और अपना मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वो भी इसी चोटी के अंदर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे को लगा कि चलो बता देना चाहिए, मैंने बता दिया इसको। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं किसकी ओर? अपने तटीय मैदान की ओर। तटीय मैदान को पढ़ लेते हैं ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो जी, ये अपने भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाया, यानी कि तटीय हिस्सा बना दिया अपन ने। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या है, तटीय क्षेत्र है कि नहीं तटीय क्षेत्र? जी सर है। ये लो जी, ये तटीय क्षेत्र मैंने बना दिया। ठीक है, अब इन तटीय क्षेत्रों को किन किन नामों से जाना जाता है? अपने यहाँ पे गुजरात के अंदर भी तटीय सीमा यहाँ तक, इससे ऊपर का स्थल, इससे नीचे का जल वाला भाग आता है। तो कुछ भाग गुजरात का जो तटीय कहीं अपन क्षेत्र है उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। कौन सा? काठियावाड़ तट। आपकी बुक में नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ ये चीजें। काठियावाड़ तट कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद अपने महाराष्ट्र और गोवा आता है। इन दोनों का जो तट आता है उसे कहते हैं अपन कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात आता है अपना क्या? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर जो तट है उसे कहते हैं कन्नड़ तट। कौन सा तट? कन्नड़ तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट। और अंत में आता है अपना केरल। केरल के अंदर जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार
तट, ये बात ध्यान रखनी है। गुजरात के अंदर काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा के अंदर कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट और केरल के अंदर मालाबार तट। केरल, ये लो जी, ठीक है। उसके बाद अपना आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो आता है तट, उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, तट, ठीक है। कहां पे? तमिलनाडु, ये लो जी, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट हो गया। आंध्र प्रदेश में जो आता है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। कहां पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मत पढ़ना, इसको आंध्र प्रदेश पढ़ना। उसके बाद अपने ओडिशा के अंदर आता है उत्कल तट, ये भी आपकी बुक में नहीं है, उत्कल तट ओडिशा के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लोगे। गुजरात के अंदर काठियावाड़ कोंकण तट, महाराष्ट्र गोवा के अंदर कन्नड़ तट, कर्नाटक में मालाबार तट, केरल के अंदर कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के अंदर उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश के अंदर उत्कल तट, ओडिशा के अंदर, ये तटों के नाम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी बुक में क्या है पता है? पश्चिम के जो तट है उनमें उत्तर में तो है कोंकण तट, मध्य में है कन्नड़ तट और दक्षिण में है मालाबार तट। पूर्व में जो तट है, उत्तर वाले भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिण वाले भाग को कोरोमंडल तट, ये कहा जाता है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ गौण है, अपन ये कह सकते हैं इन चीजों, क्योंकि ये बहुत कम लगाते हैं तटीय सीमा, इसके कारण अपन ने इनको नहीं गिना आपकी बुक में। जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तब आपको ये काठियावाड़ तट, उत्कल तट भी देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दो ही तो है, दो अपन बता देते हैं, ठीक है। बाकी 5 आपकी बुक में है, 2 मैंने बता दी, 7 कर दिया, जे हो गई, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने तटीय मैदान हो गए, बस इतने इतने से थे, हाँ इतने इतने से थे। अब अपन नेक्स्ट किसको पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं अपने द्वीप समूह। किनको? द्वीप समूह, जिनको अपन अलग अलग, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना तब आपको पढ़ने को मिलेगा। अपने बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, पर अभी इनको कंबाइन में पढ़ेंगे। द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड होता है ना, हाँ चलो जी। अपने भारत का एक बार मैप बनाई, आप भी बनाए करो ताकि अभ्यास हो, ठीक है। इधर अपना क्या है सर? इधर अरब सागर आता है, ये तो हमें पता है, चलो जी अच्छी बात है, पता है तो। और इधर कौन सा आता है सर? इधर बंगाल की खाड़ी आती है, बंगाल की खाड़ी आती है, चलो। अब आपको पता है इतना, तो आपको यह भी पता होगा इधर जो द्वीप आते हैं इनको क्या कहा जाता है, और इधर जो द्वीप आते हैं इनको क्या कहा जाता है? जी सर पता है हमें, आप कहो तो बता दे, चलो तो बता दो भाई। अब सुनो भाई, ये जो इधर द्वीप हैं इन सभी को बोला जाता है क्या सर? इनको बोला जाता है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। और इधर जो ये द्वीप है इनको बोला जाता है क्या? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है इनको, ठीक है। यानी कि प्रश्न आएगा बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप, ठीक है। चलो जी इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो फटाफट से। अरब सागर, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। चलो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लक्षद्वीप पहले है ना, इसका मुख्यालय देखो, इसका मुख्यालय या फिर राजधानी बोल दो, राजधानी है कावारती, ठीक है। हाँ, ये 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने एरिया में? क्षेत्रफल अगर आप आपसे पूछ ले इसका, तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंदर कुल द्वीप है 36, कुल द्वीप है कितने? 36, ठीक है, 36 द्वीप है। और ये एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप यानी कि एक द्वीप जीव आता है, संक टाइप में छोड़ता है, तो उन जीवों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे सुनो इसके बारे में और जानकारी। पहले इसे लकादीव, है ना, लकादीव, एमिन दीव,
लक्षद्वीप, मिनिकॉय आदि नामों से जाना जाता था पहले। कब? पहले। फिर एक डेट आती है, एक वर्ष आता है 1973, उसमें क्या कर दिया गया, इन सभी को एक जगह करके क्या नाम रख दिया सर? लक्षद्वीप नाम रख दिया। आई बात समझ में? जी सर, आ गई बात समझ में। क्या समझा? लक्षद्वीप राजधानी इसकी कावारती है, 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ये एक प्रकार का क्या है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, एमिन द्वीप, मिनिकॉय आदि नामों से इसे जाना जाता था पहले। पहले यानी कि 1973 से पहले, यानी 1973 से पहले इसको इन नामों से जाना जाता था। फिर 1973 के बाद इसको सामूहिक रूप से क्या नाम दे दिया गया? तो इसे नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। आई बात समझ में? ठीक है सर, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन किसके बारे में जान लेते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। मैं बंगाल की खाड़ी को यहां से साफ करता हूं, मैं यही लिख देता हूं, इसके बारे में जानकारी जो भी होंगी ना वो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां से शुरू करता हूं। एक साइड हो जाएगा अपना लक्षद्वीप और दूसरा हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, ये लो जी। ठीक है, ये लो मैंने लिख दिया। अब इसके बारे में सुनना। पहली चीज, राजधानी देख ले इसकी। राजधानी यहां पे लिख दूंगा राजधानी, ये लो। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। इसका वर्तमान नाम अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान इसका नाम बदल दिया गया श्री विजयपुरम। क्या नाम रख दिया गया? श्री विजयपुरम। आपकी बुक में नहीं है, ये वर्तमान का डाटा है ना। इसका नाम बदल दिया गया। इसके अंदर कुल कितने द्वीप हैं? तो द्वीपों की संख्या है 572। ठीक है, 572 द्वीप। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है ऐसा, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत का ही भाग है। उसके पर्वतों की जो चोटियां हैं, उनके जो शिखर है, वही इन द्वीपों के रूप में विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहीं पे एक जेल भी है, सेल्यूलर जेल, जिसका नाम अब रख दिया गया वीर सावरकर जेल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है? ये द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप है। अब एक अपन कहें कि चैनल तो आप बाद में बताएंगे, क्योंकि चैनल आप समझोगे नहीं इतनी। वैसे मैंने चैनल के बारे में बता रखा है। इसके उत्तर में यानी कि पूरा द्वीप का नाम क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यानी कि कहीं ना कहीं दो द्वीप आ रहे हैं ना, एक अंडमान और एक निकोबार। ऐसे ही उत्तर वाले भाग को अंडमान कहा जाता है और दक्षिण वाले भाग को निकोबार। ठीक है, क्या कहा जाएगा? उत्तर वाले भाग को तो अपने क्या कहा? अंडमान, अंडमान कहा। और दक्षिण में जो भाग है इसे मैंने क्या कहा? निकोबार, निकोबार, ये मैंने कहा। ठीक है, एक चीज आपको इसमें लक्षद्वीप में और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक द्वीप है, यानी 36 द्वीप देखे थे ना पढ़ने, कुल 36 द्वीप है। उन 36 द्वीपों में एक द्वीप आता है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप आता है। सर हम क्या करें? तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे मनुष्य नहीं रहता। वैसे तो इसमें पूरे पे मनुष्य रहते हैं, मगर पिटली द्वीप पे मनुष्य नहीं रहता। यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। पक्षी अभ्यारण्य, अभया अभ्यारण्य, ठीक है, बना है। प्रश्न आएगा पिटली द्वीप कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में। यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार के बारे में, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, वर्तमान नाम श्री विजयपुरम है, 572 द्वीप है, और उत्तरी अंडमान कहलाता है, दक्षिण वाला भाग निकोबार कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाने वाला राज्यों में काउंट कर लो या फिर अपने केंद्र शासित प्रदेशों में काउंट कर लो, सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। लिखो यहाँ पे, सर्वाधिक सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला यूटी। यूटी समझते हो ना? यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और इसमें लक्षद्वीप में सुनना, सबसे
कम लगाता है ये, कम कैसे? तटीय सीमा में भी कम है, यानी कि क्षेत्रफल में भी कम है और जनसंख्या में भी कम है, दोनों में क्या है, कम है, सबसे कम है ये। सबसे कम क्षेत्रफल वाला अपन कहें यूनियन टेरिटरी भी क्या है, लक्षद्वीप ही है, और सबसे कम जनसंख्या भी इसी पे निवास करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे इतनी बात समझ में, ये होता है अपना द्वीप समूह भी कंप्लीट। ठीक है भाई, चलो जी, कैसी लगी क्लास, आया समझ में? ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अपना चैनल ज्योग्राफी को ही समर्पित अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में जितनी भी क्लासें मिलेंगी यहाँ पे 100 सवा 100 जो भी होंगी सारी ज्योग्राफी को लेकर है। अगर आपको एक्साइटमेंट बढ़ा यार मेरे को और पढ़ना चाहिए, तो अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है आर्मी अग्निवीर 2026 का बैच, जिसमें हमने इसको फुल डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां से देख सकते हो, या फिर कुछ दिन में हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उस कोर्स में जुड़कर भी आप, अगर आपको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता है ना, जी से लास्ट वाई तक सीखने वाले हो, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट बेसिक ढंग से और हर एग्जाम में आने वाली चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल का हो या फिर जैसे आर्मी एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वो कोर्स, तो उसमें जुड़ना मत भूलना। जल्द ही उसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं है, कोई डाउट है, कोई कहीं शंका है मन में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, जब मन करे कमेंट करो और उसका अपन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। ठीक है, मिलते हैं नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। अध्याय होगा अपना अपवाह तंत्र का, जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मुख्य मुख्य जो नदियां हैं, झीलों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, टेक केयर।